स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने लेके आ गए हैं बायोलॉजी की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी पुलिस एसआई वाले बच्चों के लिए तैयार की जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए क्या है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व के प्रकार। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व के कितने प्रकार होते हैं वो हमें जानना है। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है जल, पांचवा होता है खनिज लवण, छठवा होता है विटामिन। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्व के ये 6 प्रकार होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करते वक्त हम ये देखते हैं क्या भोजन में वो सारी की सारी हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें मौजूद हैं। उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, इसका मतलब है हमें भरपूर प्रोटीन युक्त पोषक तत्व मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं, अगर नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, तो उस कमी से होने वाला जो रोग है वह हमारे शरीर के अंदर होने लगता है। इसलिए इन सब का हमारे शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक अनुपात में। ऐसा नहीं है कि किसी की मात्रा बहुत ज़्यादा, किसी की मात्रा बहुत कम। एक निश्चित अनुपात में जितनी शरीर को आवश्यकता है उतने अनुपात में इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं। इनमें से जो जल एवं खनिज तत्व क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, और शेष क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ठीक है, जल और खनिज लवण को छोड़ करके शेष जो पोषक तत्व हैं वो कार्बनिक है, और जल और खनिज लवण अकार्बनिक है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया ना कि कार्बनिक तत्व कौन से हैं, तो जल और खनिज लवण, और शेष कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन ये हमारे क्या हैं, अकार्बनिक हैं। चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आप देखिए कभी भी जब जो धावक होते हैं, दौड़ते हैं, फील्ड में जब दौड़ते हैं और थक जाते हैं, और एकाएक अगर उनको गुड़ खिला दिया जाए, कहते हैं गुड़ मीठा, या उनको केला खिला दिया जाए, तो एकाएक उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, एकाएक एनर्जी देते हैं, अर्थात इनके अंदर एकाएक एनर्जी शरीर के अंदर देने का कार्य करते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। इसलिए इसको हम करते हैं ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शरीर की क्या है, शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने वाले पदार्थ प्रोटीन हैं। हमारे शरीर में जब कभी टूट फूट हो जाती, कभी टूटता है, टूटने का मतलब हड्डी टूट जाती है, या कभी कोई चीज़ कहीं से चोट लग जाती है, तो शरीर की मरम्मत करने और इनका निर्माण करने का काम प्रोटीन का होता है। किसका होता है, प्रोटीन का होता है, जो हमें क्या किस में मिलता है, भोजन में मिलता है। वो भी किस भोजन में, जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन सारी चीज़ अगर मौजूद हैं। जैसे कि पालक है, ठीक है, पालक है, आपका सोया है, मेथी है, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब में ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। आगे चलिए देखिए। विटामिन एवं खनिज तत्व रोगों से सुरक्षा एवं बचाव करने वाले पदार्थ हैं। जो हमारे विटामिन होते हैं और जो हमारे खनिज तत्व होते हैं, यह क्या करते हैं, यह रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। विटामिन कमी हो जाएगी तो हमें रतौंधी रोग हो जाएगा, विटामिन कमी हो जाएगी तो हमें घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है, तीन सबसे बचाव का काम कौन करता है, तीन सबसे बचाव का काम, रोगों से लड़ने का काम विटामिन करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। ठीक है, और प्रोटीन से हमारे शरीर की मरम्मत होती है, और विटामिन एवं खनिज तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, किससे, रोगों से। अब चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक हैं, जो कि 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं।
शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 75% भाग की पूर्ति करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही जो शरीर की ऊर्जा का 50 से 75 भाग, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा यही देते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और जो मिलते हैं प्रमुख स्रोत, अर्थात कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? गेहूं में मिलता है, जब हम रोटियां खाते हैं। चावल में मिलता है, आलू में मिलता है, शकरकंद में मिलता है, बाजरा में मिलता है, फल में मिलता है, दूध में मिलता है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इन सब से हमें जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए ऊर्जा कितनी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कितने परसेंट? हमारे शरीर का 1% भाग बनाने में सहायता करते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन 50 से 75% ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वह कार्बोहाइड्रेट से होती है। ऊर्जा की पूर्ति 50 से 75%, लेकिन हमारे शरीर को बनाने में ये कितना हिस्सा रोल करते हैं, अपना कितना हिस्सा देते हैं? तो 1%। शरीर का 1% कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने, आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने, पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा आनुवांशिकी पदार्थ के निर्माण का कार्य करते हैं। देखिए, पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों में क्या पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और जंतुओं में पाई जाती कोशिका झिल्ली। दोनों चीज़ हमने आपको बता दिया था जब हमने आपको क्या पढ़ाया था? कोशिका पढ़ाई थी। ठीक है, तो पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा आनुवांशिकी, जो हमारे जेनेटिक जो बीमारियां पदार्थ के निर्माण का कार्य करते हैं। आनुवांशिकी अर्थात एक लक्षण, माँ पिता के अंदर जो लक्षण या गुण हैं वो बेटे के अंदर जो जाती हैं, वो चीज़ को प्रदान करने का काम, अर्थात उस चीज़ को निर्माण करने का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं। मतलब स्वाद में तो मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है, विलेय होता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, देख ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे कौन है? मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है। और ये जल में विलेय होते हैं। जैसे आदमी देखो काम करता हो, थक जाता है, कोई वर्क करता है, जिम में लोग जाते हैं, थक जाते हैं, वो तुरंत ग्लूकोज पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देते हैं, और ये ऊर्जा तुरंत मिलती है जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं। और ये कैसे होते हैं? ग्लूकोज देखो पानी में घुल जाता है, फ्रक्टोज भी, ग्लैक्टोज भी, ये सारे कौन से? मोनोसेकेराइड्स हैं। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H2O3 है। यह पके हुए अंगूरों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्लूकोज पके हुए अंगूरों में पाया जाता है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज पाई जाती है। फ्रक्टोज जो पाई जाती है वह मीठे, शहद, फल, इन सब में फ्रक्टोज पाई जाती है। और सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा है डाइसैकेराइड्स। क्या है? डाइसैकेराइड। दूसरा, ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं। ये भी जल में विलेय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जैसे सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, ये दोनों। सुक्रोज का प्रमुख रूप से गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त करते हैं। सुक्रोज को हम प्रमुख रूप से गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और मल्टोज जो होता है वह अंकुरित बीजों, मल्टोज किससे प्राप्त होता है? मल्टोज अंकुरित बीजों तथा लैक्टोज दूध शर्करा होती है। मानव माता के दुग्ध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो सर्वाधिक मात्रा लैक्टोज की किस में होती है? तो माता के दूध में। और सुक्रोज किसमें? जो गन्ने से, चुकंदर से, गन्ने से जो चीनी बनती है, चुकंदर से जो चीनी बनती है, इन सब से क्या पाया, इसमें क्या पाया जाता है? इन सब में सुक्रोज पाया जाता है। और लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक माताओं के दुग्ध में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। कौन सा है? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? ये स्वाद रहित, इस स्वाद रहित और जल में अविलीय होते हैं। ये स्वाद रहित होते हैं, इनमें स्वाद नहीं होता है, ठीक है, और जल में अविलीय होते हैं, जल में घुलते नहीं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च एवं सेलुलोज। जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे देखिए, ग्लाइकोजन मानव की यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। ग्लाइकोजन क्या है? मानव की यकृत में हमेशा संचित रहती है, ठीक है, ये एक ऐसी शर्करा है। ग्लाइकोजन यकृत में, ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? यकृत में। और स्टार्च आलू तथा अनाज में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? आलू तथा अनाज में। और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? हमारे लीवर में, अर्थात यकृत में पाया जाता है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट की बात, जिसमें हमारे शरीर को 50 से 75% ऊर्जा मिलती है। अगला देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन शब्द वर्जिलियस ने दिया। किसने दिया? सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो प्रोटीन शब्द वर्जिलियस ने दिया, ठीक है। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलती है? सोयाबीन से मिलती है, ठीक है। ये हमारे शरीर की क्या करते हैं? प्रोटीन मरम्मत करते हैं। सोयाबीन में मिलती है, दालों में मिलती है, मछलियों में मिलती है, अंडा में मिलती है, मटर में मिलती है, सेब में मिलती है, पनीर में, आदि और भी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन पाई जाती हैं। तो अगर आप सोयाबीन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तो आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगी। और जैसे ही आपको कहीं टूट फूट आपके शरीर में होगी, कहीं पे चोट लगी कि तो उन सब चीज़ों के निर्माण में ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर को बढ़ाने में तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए आवश्यक होते हैं। तथा ऊतक, अगर हमारे टिश्यूज हमारे शरीर से टूटते फूटते हैं, फटते हैं, कहीं कुछ टूट फूट होती है हमारे शरीर में, तो उसको भरने में, ठीक है, उसको उसके निर्माण में सहायक होते हैं। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरक्रोर, जबकि प्रोटीन व कैलोरी की कमी में मैरेमस रोग हो जाते हैं। देखिए ध्यान देना, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरक्रोर, जबकि प्रोटीन व कैलोरी, अगर कैलोरी की कमी में मैरेमस रोग हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। मानव शरीर का 1% भाग कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है, लेकिन मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन है। कौन सा है? केसीन। त्वचा नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन केराटीन है, ठीक, कैरोटीन बोल सकते हैं, केराटीन बोल सकते हैं। तो नाखून और त्वचा और नाखून के निर्माण में जो सहायक प्रोटीन है वो केराटीन है। क्वेश्चन आता है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन, त्वचा और नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन केराटीन, ठीक है। और मानव शरीर का कितना % भाग प्रोटीन का बना होता है? तो 15%। मानव शरीर का कितना % भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? तो 1%। इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है। सभी एंजाइम, एंटीबॉडीज़, एंटीजन, जिसको RH फैक्टर आदि प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम होती, जो एंटीबॉडी हम लोग खाते हैं, कभी कभी देखिए कहते हैं ना कि रोग हो गया तो एंटीबॉडी, ठीक, बायोटिक दवा ले लेते हैं, एंटीजन, RH फैक्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब चलिए अगला चलते हैं, वसा का मतलब है ये जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उन सब में आपको वसा मिलेगी। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। कौन? वसा, जिसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा वसा का सेवन करेंगे तो आपका फैट बढ़ता चला जाएगा, आप मोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। जल में अघुलनशील होते हैं। देखिए अगर घी को आप जल में डालेंगे तो घी घुलेगा नहीं, वो ऊपर तैरेगा। इसका मतलब आप समझिए, वसा जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, आपने देखा कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार होते थे, जिनमें से आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट को देखा जल में घुलनशील होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन वसा जो होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती, अर्थात जल में अघुलनशील। परंतु देखो, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और पेट्रोलियम आदि
कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब जितने वसा हैं सारे के सारे वसा जल में अघुलनशील होते, लेकिन क्लोरोफार्म एक जो वसा है हमारा, बेंजीन वसा है, पेट्रोलियम, ये तीनों आदि कई ऐसे वसा भी हैं जो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आया? इसका मतलब आप देखिए वसा से कितनी ज़्यादा शरीर को ऊर्जा मिल रही है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने आदि का कार्य करती हैं। जो वसा होती है ऊर्जा का उत्पादन करने में, शरीर के ताप को मेंटेन करने में। हमारा शरीर, आज हम गर्म प्रदेश में राजस्थान में, कल हम ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, तो हमारे शरीर को उस वातावरण में ढालने का काम भी कौन करता है? तो वसा करता है। ठीक है, कौन करता है? वसा करता है। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में हमारे शरीर को ढालने का काम कौन करता है? तो ये वसा ही करता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला है वाटर, जल। जल में क्या देखना है? जल क्या? जल अकार्बनिक पदार्थ है। जल कैसा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और जल का सूत्र होता है H2O। H2O, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, अर्थात यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 65 से 75% तक जल पाया जाता है। आपको पता है 65 से 75% तक मानव में क्या पाया जाए? मनुष्यों में जल पाया जाता है। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रण में रखता है। जल से हमारे शरीर का क्या होता है? हमारे शरीर से जब जल पसीना निकलता है, गर्मी, अर्थात हमारे शरीर को तापमान के अनुकूल ढालने में, ठीक है, अर्थात जो पसीना निकलता है उस पसीने के द्वारा हमारे जो शरीर होता है अपने आप को उस एरिया में, उस ताप को में अपने शरीर को सर्वाइव करवा पाता है। इसलिए जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन, पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रण में रखता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। आप मूर्छा खा के गिर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन में योगदान कर देता है। अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में सारे अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में क्या करता है? जल हमें योगदान देता है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, शरीर में भी जो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको भी निकालने में, जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर आवश्यकता से ज़्यादा फैट हो जाती है, तो उस फैट को भी निकालने में सहायता कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो जल पाया जाता है वह जल ही हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में, बाहर निकालने में योगदान देता है। दूषित जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात जो गंदे पानी होते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए कभी देखिए गंदे पानी में अगर मछलियां रहेंगी तो क्या कर जाती हैं? आप ऑक्सीजन उनको कम मिलता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मछलियां क्या करती हैं? मरने लगती हैं। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं विटामिन। क्या देखते हैं? विटामिन। ठीक है, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं कौन? तो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं विटामिन। और शरीर की टूट फूट हड्डी या शरीर में कहीं चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत का काम करते हैं प्रोटीन। शरीर में ऊर्जा देने का काम करते कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रण में रखने का काम करते हैं जल। ठीक है, विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने प्रतिपादित किया। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ये मत समझिए विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, त्वचा में उपस्थित इंग्रेस्टिराल का विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। अर्थात मोटा मोटा अगर कहा जाए तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर में इंग्रेस्टिराल पाया जाता है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। और ऐसा भी नहीं कि हम पूरे दिन खड़े रहें तो विटामिन डी मिलेगा, नहीं। जब सूर्य सुबह उगता है या शाम को जब ढलता है उस समय जो सूर्य की लालिमा होती है, सूर्य एकदम रेड हो जाता है, लालिमा होती है, उस सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है विटामिन डी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। हमारा शरीर विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। किसका किसका? तो हमारा शरीर विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है।
विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। कहने का मतलब बी और सी विटामिन को छोड़कर जितने विटामिन होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन सी का एक एग्जांपल नींबू ले लें, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, घोल दीजिए, देखिए जल में घुल जाएगा। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं विटामिन के रासायनिक नाम एवं रोग। ठीक है, विटामिन के कुछ रासायनिक नाम और रोग देखते हैं। विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ठीक है, रात में लोगों को जब कम दिखता है, ठीक है, देख नहीं पाते, तो उसी को कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1, बी के कई प्रकार है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन अर्थात विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 जिसका राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से त्वचा का फटना होता है। किसका होता है? त्वचा जब फटने लगती है, शरीर फटने लगती है, एड़ियाँ फटने लगती हैं, किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B7 होता है बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होता है बालों का गिरना। लोगों का जब बाल टूटने लगता है तो विटामिन बी की गोलियां लोग खाते हैं, और यहाँ तक कि जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो विटामिन बी की गोलियों को बाल में भी लगाती हैं ताकि उनका बाल कम गिरे। ठीक है, अगला चलिए देखिए विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो आपको हो जाएगा एनीमिया रोग। एनीमिया का मतलब होता है आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, अर्थात विटामिन B9 की मात्रा आपको अधिक से अधिक लेनी है। अब अगला देखिए विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है इसका रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अर्थात बच्चों में सूखा रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। इसलिए देखो, जब भी बच्चा छोटा है तो माँ क्या काम करती हैं? उसको धूप में, सुबह की धूप में बच्चे की मालिश करती है। क्यों? क्योंकि ताकि उनको विटामिन डी मिल सके और बच्चे की हड्डियां मजबूत हो सके। क्यों? क्योंकि उससे मिलता है इनको विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। चलिए देखिए विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है, जिससे क्या होता है? जनन शक्ति। अगर विटामिन ई की आपके अंदर कमी है तो आपके जनन शक्ति में कमी आएगी, अर्थात आपके जनन शक्ति में कमी आएगी तो आपको आपके पिता बनने में बाधाएं पहुंच सकती हैं। तो इसलिए विटामिन ई की कमी में, खासकर पुरुषों में विटामिन ई की कमी ना होने पाए, इसलिए आप विटामिन ई का भरपूर मात्रा में सेवन करें। ठीक है, अगला है विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन, जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये थे कुछ विटामिन। और विटामिन B12 तो हमने आपको बता दिया था विटामिन B12 के बारे में, जिसका होता है क्या? कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इसी तरीके के लगातार वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।